नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से। और आज हम इस बीए पार्ट सेकंड के इस वीडियो में एकल अध्ययन पद्धति के महत्व या लाभ और दोष के संबंध में बात करेंगे। एकल अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई का गहन अध्ययन करने की महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इसका प्रयोग न केवल सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है, बल्कि इसकी सहायता से मानसिक समस्याओं को भी सुलझाया जाता है। गोल्डमैन ने लिखा है कि एकल अध्ययन पद्धति समाज विज्ञान की एकमात्र गहन विश्वसनीय विधि मानी जा सकती है। चार्ल्स कूले लिखते हैं कि एकल अध्ययन विधि हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है और जीवन पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। तो एकल अध्ययन पद्धति समस्या के गहन अध्ययन की एकमात्र प्रविधि मानी जा सकती है, जिसके द्वारा उससे संबंधित संपूर्ण और वास्तविक निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो सूक्ष्म और गहन अध्ययन से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन में अन्य प्रविधियों द्वारा सूक्ष्म गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता, केवल एकल अध्ययन पद्धति द्वारा सूक्ष्म गहन अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का निर्धारण इसके द्वारा होता है, क्योंकि इसकी सहायता से अनेक इकाइयों का गहन सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो उनसे प्राकल्पनाओं का निर्माण करने में अत्यंत सहायता प्राप्त होती है, जिससे कि महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का निर्माण हो सकता है। महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में सहायक होती है पद्धति। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्देशिका आदि का निर्माण व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। इसमें किसी वर्ग विशेष से संबंधित उसकी रुचि और मनोवृत्ति की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसकी सहायता से यंत्रों और उपकरणों में उचित सामग्री का समावेश हो पाता है। इकाइयों के वर्गीकरण और विभाजन में सहायता मिलती है। इस पद्धति में विभिन्न इकाइयों को कई समूह में बांटकर उन्हें वर्गीकृत कर दिया जाता है और विभिन्न वर्गों के आधार पर परस्पर तुलना की जाती है। तो इससे परस्पर विरोधी इकाइयों के बारे में हमें पता लग जाता है। व्यक्ति की सभी मनोवृत्तियों का अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से संभव है। इसमें अध्ययनकर्ता की पूर्व और वर्तमान से संबंधित मनोवृत्ति, रुचि, मूल्य, क्षमता, स्वभाव, चरित्र आदि का गहन अध्ययन किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होती है ये पद्धति, क्योंकि व्यक्ति की क्रिया और व्यवहार के बारे में जानने के लिए उसकी मानसिक स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस मानसिक स्थिति की जानकारी के आधार पर व्यक्ति की कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। व्यक्ति की मानसिक दशाओं को समझकर योजनाएं बनाई जाती है और प्रशासनिक क्षेत्र में भी इस आधार पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अध्ययनकर्ता के अनुभव में वृद्धि होती है। सामाजिक जो अध्ययन है उसकी अन्य पद्धतियों में विस्तृत अध्ययन प्रकार का अध्ययन होता है, इसलिए अध्ययनकर्ता की जो व्यवहारिक अनुभव है वो नहीं हो पाते हैं, जबकि एकल अध्ययन पद्धति में मनोवृत्ति से संबंधित सूक्ष्म अध्ययन होने के कारण अध्ययनकर्ता के अनुभवों और अंतर्दृष्टि में वृद्धि होती है। सामग्री की संपूर्णता है। इस पद्धति में इकाई से संबंधित संपूर्ण सामग्री एकत्रित की जाती है। किसी भी सूचना के छूटने की संभावना नहीं होती है। घटनाओं का निरंतर अध्ययन है। इस पद्धति की सहायता से घटनाओं का निरंतर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति इस प्रकार की होती है कि जब तक उनका लंबे समय तक अध्ययन न किया जाए उसके वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं जा सकता।
इस पद्धति की सहायता से लंबे समय तक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। सामान्य नियमों के निर्माण में सहायक होती है पद्धति, क्योंकि संबंधित तथ्य संकलित करके उनका वर्गीकरण सामान्यीकरण किया जाता है। इसके आधार पर सामान्य नियमों को समान विशेषता वाले समूह पर लागू किया जाता है। इस तरह से इस पद्धति में सामान्य नियमों का निर्माण है वो संभव है। ये वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित पद्धति मानी जाती है, क्योंकि इसमें इकाई के प्रभाव को घटनाओं के साथ जोड़कर कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है और घटना के पीछे छुपे हुए कारणों की खोज की जाती है। इसके चरण वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही हैं, अतः एकल अध्ययन पद्धति एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति मानी जा सकती है। इसके बावजूद एकल अध्ययन पद्धति में कुछ समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जो कि दोषों के रूप में दिखाई देती है। लुंडबर्ग ये मानते हैं कि एकल अध्ययन पद्धति अवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में कुछ इकाइयों से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू नहीं किया जा सकता और इकाइयों में परिवर्तन होता रहता है। अतः एक इकाई के ऊपर आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अन्य इकाइयों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। प्रामाणिकता की जांच संभव नहीं हो पाती है। सीमित और अवैज्ञानिक सामान्यीकरण बताया गया है। इसका दोष, जिसमें कुछ एक इकाइयों से संबंधित सामान्यीकरण को समग्र पर लागू करना उपयुक्त नहीं है, लेकिन कई बार ये इकाइयाँ अन्य इकाइयों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं। इस तरह से कम इकाइयों से संबंधित सामान्यीकरण को सीमित और अवैज्ञानिक प्रकार का होता है। सीमित अध्ययन कहा जाता है इस विधि में, क्योंकि इस विधि में सभी इकाइयों का अध्ययन संभव नहीं होता है। अतः सीमित इकाइयों के अध्ययन के आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो अपूर्ण होती है। समय, श्रम और धन की अधिक लागत आती है। इस पद्धति में इकाइयों का गहन अध्ययन करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए समय, श्रम, धन की अधिक लागत उसके ऊपर खर्च होती है। निदर्शन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि निदर्शन प्रणाली का प्रयोग इस पद्धति में नहीं हो सकता। विवेक के आधार पर इकाइयाँ चुनी जाती है। कई बार सही प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव नहीं होने पर अध्ययन की विश्वसनीयता समाप्त होती है। दोषपूर्ण दस्तावेज है। इस विधि में द्वितीयक तथ्यों की सहायता ली जाती है, जिसमें सामान्यतः कई बार विश्वसनीय नहीं होते हैं। पत्र, डायरी, संस्मरण, जीवन इतिहास, ये कहा गया कि वो गलत जानकारी दे सकते हैं, इसलिए ये विधि अशुद्ध और अस्पष्ट है। तथ्यों की जांच असंभव होती है। इस विधि में प्राप्त तथ्यों को प्रामाणिकता नहीं देखी जा सकती, क्योंकि एक इकाई से संबंधित तथ्यों का जिन परिस्थितियों में संकलन किया जाता है, जरूरी नहीं उसी प्रकार की परिस्थिति अन्य इकाई के संकलन के समय भी घटित हो। तो ये कहा गया कि जो नियम है या निष्कर्ष है वो प्रामाणिकता नहीं मापी जा सकती। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पक्षपात की संभावना हो जाती है इस विधि में, कि अनुसंधानकर्ता लंबे समय तक इकाई के संपर्क में रहता है, इसलिए उसका इकाई से भावात्मक लगाव होने के कारण से व्यक्तिगत पक्षपात इसमें संभावित हो जाता है। एकल अध्ययन पद्धति में दोषपूर्ण जीवन इतिहास है वो दिक्कत आती है उसकी, कि संबंधित जीवन इतिहास को प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये कहा गया कि पक्षपात की संभावना होती है। आत्मकथा में तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और जीवन चरित्र में जो दूसरे व्यक्ति के अनुभव हैं वो शामिल होने के कारण से जो प्राप्त तथ्य हैं वो वास्तविक नहीं रह पाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एकल अध्ययन पद्धति और सांख्यिकी सर्वेक्षण पद्धति में किस तरह का अंतर है वो पाया जाता है। एकल अध्ययन पद्धति गुणात्मक और वर्णनात्मक पद्धति है। गुणात्मक तथ्यों का संकलन होता है, जबकि सांख्यिकी सर्वेक्षण पद्धति में संख्यात्मक तथ्यों का संकलन होता है। एकल अध्ययन पद्धति सूक्ष्मदर्शी विधि है, सीमित क्षेत्र की इकाइयों का गहन अध्ययन से संबंधित है, और सांख्यिकी सर्वेक्षण विधि
वृहद विधि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र की इकाइयों का अध्ययन है वो किया जाता है। एकल अध्ययन पद्धति में निदर्शन का प्रयोग नहीं होता, सांख्यिकीय सर्वेक्षण में निदर्शन का प्रयोग होता है। एकल अध्ययन पद्धति में इकाइयों का भूतकाल और वर्तमान के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, तो सांख्यिकीय सर्वेक्षण में केवल वर्तमान काल के संदर्भ में यह अध्ययन इकाइयों का किया जाता है। एकल अध्ययन पद्धति में ज्ञान और तर्क के आधार पर जो आधारित निष्कर्ष हैं वो निकाले जाते हैं, जबकि सांख्यिकीय सर्वेक्षण में गणितीय विवेचन के आधार पर जो निष्कर्ष हैं वो निकाले जाते हैं। एकल अध्ययन पद्धति में कम निश्चितता होती है क्योंकि उसका गुणात्मक प्रकार का अध्ययन होता है, जबकि सांख्यिकीय सर्वेक्षण पद्धति में अधिक निश्चितता होती है क्योंकि संख्यात्मक अध्ययन होता है। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा एकल अध्ययन पद्धति का ये टॉपिक है आज संपूर्ण होता है। धन्यवाद।